दोस्तों, आप सभी लोग नाना पाटेकर और महेश भट्ट को तो जानते ही होंगे, मगर क्या आपको ये पता है कि महेश भट्ट जैसा ठरकी इंसान शायद ही बॉलीवुड में कोई और रहा होगा जिसने अपने ठरकपन को मिटाने के लिए दो शादियां की और बाद में चलकर दोनों को ही तलाक दे दिया। ये ठरकी यहीं पर नहीं रुका, बल्कि आगे चलकर ये अपनी खुद की ही बेटी पूजा भट्ट के साथ गलत फोटो खिंचवाकर मूवी के पोस्टर बनवाता था। महेश भट्ट की कई फिल्मों में काम कर चुके नाना पाटेकर पर आखिर मुनमुन दत्ता ने मारपीट और उनके साथ गलत व्यवहार करने का इल्जाम क्यों लगाया था, और क्या सचमुच नाना पाटेकर ने अपनी विकलांग बेटी की गला दबाकर हत्या की थी? चलिए जानते हैं बॉलीवुड के इन दोनों कलाकारों की जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी। नंबर 1। दोस्तों, आप सभी लोग महेश भट्ट को तो जानते ही होंगे, मगर क्या आपको ये पता है महेश भट्ट जैसा ठरकी इंसान शायद ही बॉलीवुड में कोई रहा होगा। महेश भट्ट इतना बड़ा ठरकी था कि ये खुद की ही बेटी पूजा के साथ गलत काम करता था और उसके साथ गंदे फोटोज को खिंचवाकर मूवीज के पोस्टर बनवाता था। ये इतना बड़ा ठरकी था कि इसने अपने ठरकपन को मिटाने के लिए दो शादियां की थीं और बाद में चलकर दोनों को ही डिवोर्स दे दिया। 90s में बॉलीवुड में जब भी कोई नई लड़की एक्ट्रेस बनने के लिए आती थी तो महेश भट्ट उन लड़कियों को अपने घर पर बुलाकर ऑडिशन के बहाने उनके साथ गलत काम किया करता था। तो चलिए जानते हैं महेश भट्ट का जन्म से लेकर बुढ़ापे तक की पूरी कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 सितंबर 1948 से, जब बंबई के एक ब्राह्मण परिवार में महेश भट्ट का जन्म हुआ। महेश के पिता का नाम नाना भाई भट्ट था, जो कि एक गुजराती ब्राह्मण थे, और महेश की मां का नाम शीरीन मोहम्मद अली था, जो कि एक मुस्लिम औरत थी। महेश भट्ट ने अपने स्कूल की पढ़ाई माटुंगा में डॉन बॉस्को हाई स्कूल से पूरी की, मगर महेश भट्ट को बचपन से ही पढ़ाई से ज्यादा पैसा कमाने का चस्का था, इसलिए महेश ने कम उम्र से ही कुछ न कुछ काम करके पैसा कमाना शुरू कर दिया था। महेश भट्ट को फिल्में देखने का बड़ा शौक था, इसलिए महेश ने फिल्मों में ही करियर बनाने का फैसला किया। स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही महेश ने बॉलीवुड में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में करियर की शुरुआत की। महेश भट्ट को यह सीखना था कि फिल्में कैसे बनाई जाती हैं, क्योंकि महेश भट्ट को भी एक बड़ा डायरेक्टर बनना था। डायरेक्शन लगभग सीख जाने के बाद महेश ने 26 साल की उम्र में अपने करियर की पहली फिल्म बनाई, जिसका नाम था मंजिलें और भी हैं। ये फिल्म 1974 में रिलीज हुई थी, मगर ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन महेश भट्ट ने इस फिल्म से बहुत कुछ सीखा। इसके बाद महेश ने अगली फिल्म लहू के 2 रंग बनाई। ये महेश भट्ट की पहली हिट फिल्म थी। इसके बाद महेश भट्ट ने अर्थ मूवी बनाई, जो कि साल 1982 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इस फिल्म के बाद से महेश भट्ट की गिनती नामी गिरामी डायरेक्टरों में होने लगी। इसके बाद साल 1984 में महेश भट्ट ने सारांश मूवी बनाई, जो कि बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म से अनुपम खेर की किस्मत खुल गई, क्योंकि ये अनुपम खेर की पहली मूवी थी। इस फिल्म में अनुपम खेर ने एक बूढ़े आदमी का किरदार निभाया था, जबकि उस वक्त अनुपम खेर की असली उम्र 29 साल थी। मगर इस फिल्म में अनुपम खेर ने जबरदस्त एक्टिंग की और इस फिल्म को कई अवार्ड मिले। इसके बाद महेश भट्ट ने संजय दत्त को लेकर नाम मूवी बनाई, जो कि साल 1986 में रिलीज हुई। ये फिल्म भी हिट साबित हुई। इसके बाद भी महेश भट्ट ने कई सारी फिल्में बनाई, जैसे कब्जा, डैडी, आवारगी और जुर्म। इनमें से कुछ फिल्में हिट रहीं तो कुछ फ्लॉप, मगर साल 1990 में आई फिल्म आशिकी ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया था। ये एक लव स्टोरी थी और महेश भट्ट ने इस फिल्म के गानों पर बहुत ज्यादा ही जोर दिया था। हालांकि इस फिल्म की ना तो कहानी बहुत दमदार थी और ना ही हीरो हीरोइन, उसके बावजूद ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म के गाने थे। किसी ने ये फिल्म देखी हो या ना देखी हो, मगर इसके गाने तो जरूर सुने होंगे। इसके बाद महेश ने दिल है कि मानता नहीं और हम हैं राही प्यार के फिल्में बनाई। इन दोनों ही फिल्मों में आमिर खान थे और ये दोनों ही फिल्में कामयाब रहीं। इनके अलावा भी महेश भट्ट ने कई शानदार फिल्मों की झड़ी लगा दी, जिनमें जख्म, राज, संघर्ष, मर्डर, कलयुग, गैंगस्टर, जिस्म 2 और मर्डर 3 जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि महेश भट्ट ने अपने करियर में बहुत ही शानदार और जबरदस्त फिल्में बनाई, और जितनी शानदार फिल्में होती थीं, उससे भी कई गुना शानदार इन फिल्मों के गाने होते थे, जो कि आज तक सुने जाते हैं। ये तो बात रही महेश भट्ट की अचीवमेंट की।
महेश भट्ट ने बॉलीवुड को कई शानदार और सुपरहिट फिल्में दी, इस बात में कोई शक नहीं। ये बात भी सही है कि महेश भट्ट की गिनती फिल्मी दुनिया के जाने माने कामयाब लोगों में होती है, मगर एक कामयाब आदमी एक अच्छा इंसान भी हो ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि एक कामयाब इंसान में और एक अच्छे इंसान में जमीन आसमान का फर्क होता है। महेश भट्ट ने जो फिल्में बनाई वो महेश भट्ट का प्रोफेशन था, मगर इसी बॉलीवुड में महेश भट्ट को एक घटिया और ठरकी इंसान की नजर से भी देखा जाता है। लेकिन क्या वजह है कि हिंदुस्तान की जनता महेश भट्ट द्वारा बनाई फिल्मों को तो बहुत पसंद करती है और फिल्म देखने सिनेमा हॉल तक भी जाती है, मगर वही जनता महेश भट्ट से बेहद नफरत भी करती है। दरअसल इसकी एक नहीं बल्कि अनेक वजहें हैं। आज मैं महेश भट्ट की ऐसी ऐसी करतूतों का जिक्र आपके सामने करूंगा जिसे सुनने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा और आप कहोगे कि वाकई में सबसे बड़ा ठरकी होने का अवार्ड महेश भट्ट को ही मिलना चाहिए। दरअसल महेश भट्ट ने 2 शादियां की थीं। पहली पत्नी का नाम किरण था, जो कि महेश भट्ट की कॉलेज की गर्लफ्रेंड थी। महेश और किरण से 2 बच्चे हुए, जिनका नाम पूजा भट्ट और राहुल भट्ट था। शादी के कुछ सालों बाद महेश भट्ट ने किरण को छोड़ दिया, क्योंकि महेश भट्ट का दिल परवीन बॉबी पर आ गया था। महेश और परवीन बॉबी कई सालों तक रिलेशन में रहे, मगर कुछ ही वक्त बाद महेश भट्ट का दिल परवीन बॉबी से भर गया और महेश भट्ट ने परवीन बॉबी को छोड़ दिया। पूजा भट्ट उस समय बेहद छोटी थी, मगर पूजा अपने पिता की सभी हरकतों से वाकिफ थी। ऑडिशन लेने के बहाने से महेश भट्ट अपने घर और ऑफिस में कई लड़कियों को बुलाता था और फिल्म में हीरोइन बनाने का झांसा देकर उनका फायदा उठाता था। पूजा भट्ट अपने पिता से बेहद नफरत करती थी और पूजा ने बेहद कम उम्र में ही शराब पीना शुरू कर दिया था। पूजा भट्ट को भी फिल्मी दुनिया बहुत पसंद थी। घर में अक्सर पार्टी हुआ करती थी, इसलिए सेलिब्रिटीज का आना जाना भी लगा रहता था और पूजा भट्ट सेलिब्रिटी लाइफ से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। वो भी फिल्मों में एक बड़ी हीरोइन बनने का ख्वाब देखने लगी। अब तक पूजा की उम्र 16 साल हो चुकी थी और पूजा देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखा करती थी। पूजा भट्ट फिल्मों में हीरोइन तो बनना चाहती थी, मगर उसे ना तो एक्टिंग आती थी और ना ही फिल्म लाइन का कोई अनुभव था। यानी पूजा भट्ट के पास फिल्मों में हीरोइन बनने के लिए अपने पिता महेश भट्ट के सिवा कोई और विकल्प नहीं था। पूजा वैसे तो अपने पिता महेश भट्ट से नफरत करती थी, मगर वह ये भी जानती थी कि वह महेश भट्ट की मदद के बिना फिल्मों में बड़ी हीरोइन नहीं बन सकती। पूजा भट्ट अपने बाप की सभी घटिया हरकतों से वाकिफ थी। ऐसा बताया जाता है कि महेश भट्ट की अपनी ही बेटी पूजा भट्ट पर भी नीयत खराब थी और ये बात पूजा भट्ट अच्छे से जानती थी। पूजा भट्ट ने जब अपने पिता महेश भट्ट से फिल्मों में हीरोइन बनने की ख्वाहिश जाहिर की, तो महेश भट्ट पूजा को फिल्मों में हीरोइन बनाने के लिए फौरन तैयार हो गया और उसने पूजा से वादा भी किया कि वो पूजा को फिल्मों की बड़ी हीरोइन बनाकर ही दम लेगा। मगर महेश भट्ट ये सब इसलिए नहीं करना चाहता था कि पूजा उसकी लाडली बेटी है, बल्कि वो ये सब इसलिए करना चाहता था ताकि वह पूजा भट्ट के ज्यादा से ज्यादा करीब रह सके और उस पर नजर रख सके, ताकि पूजा किसी और के प्यार में ना पड़ जाए। महेश भट्ट पूजा को लेकर बेहद इनसिक्योर रहता था और पूजा की जिंदगी में कोई भी लड़का आए ये उसे कतई मंजूर नहीं था। मगर महेश भट्ट को अपना वादा भी निभाना था कि वो पूजा को एक बड़ी हीरोइन बनाएगा। इसलिए महेश ने पूजा की अपनी फिल्म डैडी से फिल्मों में एंट्री करवा दी। हैरानी की बात यह थी कि महेश भट्ट ने अपनी ही बेटी पूजा भट्ट से इस फिल्म में बहुत सारे बोल्ड सीन करवाए। पूजा भट्ट भी फिल्मों में हीरोइन बनने के लिए बहुत उतावली थी और कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। डैडी फिल्म साल 1989 में रिलीज हुई। इस फिल्म से पूजा भट्ट की फिल्मों में एंट्री तो जबरदस्त हुई, मगर ये फिल्म पूजा भट्ट को बड़ी हीरोइन बनाने के लिए काफी नहीं थी। इसके बाद महेश भट्ट ने पूजा भट्ट को लेकर अगली फिल्म बनाई, जिसका नाम था दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म के हीरो आमिर खान थे और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के लिए पूजा भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान पूजा आमिर खान के प्यार में पड़ गई, मगर आमिर खान पहले से शादीशुदा थे और काम के प्रति बेहद डिसिप्लिन भी। आमिर खान ने पूजा भट्ट को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पूजा भट्ट बचपन में अपने पिता महेश भट्ट को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, मगर दिल है कि मानता नहीं फिल्म की कामयाबी के बाद पूजा भट्ट की नाराजगी अपने पिता से पूरी तरह खत्म हो गई। बताया जाता है कि पूजा भट्ट बचपन से ही बहुत जिद्दी और बिगड़ैल स्वभाव की थी। पूजा 16 साल की उम्र से ही शराब पीने की लती बन चुकी थी और ऐसी कोई रात नहीं जाती थी
जब पूजा शराब नहीं पीती थी। पूजा अपने करियर को लेकर बिल्कुल बेफिक्र थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका बाप एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है, जिस वजह से पूजा को फिल्मों की कोई कमी नहीं थी। पूजा फिल्म की शूटिंग के दौरान हमेशा अपनी मनमानी चलाती थी। जब मर्जी शूटिंग पर आना, जब मर्जी चले जाना, बेहद इंडिसिप्लिन तरीके से जीना, ये सब पूजा की आदतें थीं। वो जब मर्जी किसी भी एक्टर को अपने पिता की फिल्म से बाहर निकलवा सकती थी। पूजा की बदतमीजी को बर्दाश्त करना दूसरे एक्टरों की मजबूरी भी होती थी। साल 1991 में पूजा भट्ट की एक और फिल्म आई, जो थी सड़क। इसका डायरेक्शन भी महेश भट्ट ने ही किया था। ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई, क्योंकि इस फिल्म के गाने भी सुपरहिट थे और इस फिल्म की कहानी भी लाजवाब थी। संजय दत्त इसमें मेन हीरो थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान पूजा भट्ट सच में ही संजय दत्त के प्यार में पड़ गई और इनका अफेयर शुरू हो गया। महीनों तक संजय और पूजा एक दूसरे को डेट करते रहे, मगर जब महेश भट्ट को इस अफेयर के बारे में पता चला तो महेश भट्ट ने किसी तरह इनका अफेयर खत्म करवा दिया। इसके बाद महेश भट्ट ने अपनी ही बेटी पूजा भट्ट को लिप लॉक किस करते हुए एक फोटोशूट करवाया था। ये फोटोशूट एक मैगजीन के लिए था। जब ये मैगजीन छपकर पब्लिक के सामने आई, तब पब्लिक ने इनकी इस हरकत को बहुत ही ज्यादा घिनौना और शर्मनाक बताया। इसके अलावा इन बाप बेटी के और भी कई सारे फोटो थे जो पब्लिक में वायरल हो गए। महेश भट्ट तो पहले से ही अपनी हरकतों के लिए बदनाम था, मगर इस बार महेश भट्ट ने ऐसी हरकत कर डाली जिसे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। हर अखबार और न्यूज में इन बाप बेटी को समाज से बाहर निकालने की बातें होने लगीं। ज्यादा बवाल तो तब खड़ा हुआ जब महेश भट्ट से एक रिपोर्टर ने इस किसिंग शूट के बारे में पूछा। तब महेश भट्ट ने बड़ी बेशर्मी से जवाब देते हुए कहा, मैंने अपनी बेटी को किस किया तो इसमें क्या बुराई है? वह बेहद खूबसूरत है। अगर वह मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी भी कर लेता। महेश भट्ट के इस जवाब पर पब्लिक और भड़क गई और महेश भट्ट पर एक घटिया इंसान और घटिया बाप होने का ठप्पा लगा दिया। पब्लिक का कहना था कि जो बाप अपनी बेटी के लिए इस तरह के ख्याल रखता है, उसे समाज से बाहर कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं जो अपनी ही बेटी को गंदी नजर से देखते हो। हैरानी की बात यह थी कि पब्लिक से इतनी गालियां और जलालत खाने के बाद भी इन बाप बेटी को रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पूजा भट्ट से भी जब अपने पिता की इस हरकत के बारे में पूछा गया, तब पूजा भट्ट ने भी बड़ी बेशर्मी से जवाब देते हुए कहा, मेरे पिता ने मुझे किस किया है, इसमें दूसरे लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? हम जो चाहे वो करें, ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसमें किसी को कुछ कहने का कोई हक नहीं। पूजा भट्ट के इस बयान के बाद पब्लिक को ये तो समझ आ गया कि पूजा भट्ट में पूरी तरह से महेश भट्ट का ही खून है। पूजा ने भी उसी बेशर्मी से जवाब दिया जिस तरह से महेश भट्ट का जवाब था, यानी समाज में बेशक थू थू हो रही हो, मगर इन बाप बेटी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद भी महेश भट्ट ने पूजा को लेकर कई फिल्में बनाई, जैसे फिर तेरी कहानी याद आई, जानम और जुनून। इन तीनों ही फिल्मों में पूजा भट्ट के हीरो राहुल रॉय थे। पूजा भट्ट की आदत थी कि वह जिस भी हीरो के साथ फिल्म में काम करती थी, रियल में उसी के प्यार में पड़ जाती थी। इस बार वह राहुल रॉय के प्यार में पड़ गई और राहुल रॉय को डेट करने लगी। वैसे तो राहुल रॉय को महेश भट्ट काफी पसंद करता था। राहुल रॉय को एक बड़ा हीरो भी महेश भट्ट ने ही बनाया था। राहुल रॉय की पहली मूवी आशिकी थी, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई और राहुल रॉय रातों रात सुपरस्टार बन गया था। आशिकी फिल्म की कामयाबी के बाद ही महेश भट्ट ने राहुल रॉय और पूजा भट्ट को लेकर कई और फिल्में बनाई, मगर जब महेश भट्ट को ये पता चला कि पूजा और राहुल रॉय एक दूसरे के प्यार में हैं, तो महेश भट्ट इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। राहुल और पूजा एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस थे और शादी भी करना चाहते थे, मगर महेश भट्ट को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि पूजा किसी के प्यार में पड़ जाए। महेश भट्ट ने पूजा भट्ट पर कुछ दिनों के लिए कई सारी पाबंदियां लगा दी। इसका नतीजा ये हुआ कि पूजा डिप्रेशन में चली गई और बहुत ही ज्यादा शराब में डूब गई। दूसरी तरफ महेश भट्ट राहुल रॉय के बुरी तरह पीछे पड़ गया। महेश भट्ट ने राहुल रॉय को पूरी तरह बर्बाद करने की कसम खा ली। महेश भट्ट की फिल्मी दुनिया में अच्छी खासी पहचान थी और महेश भट्ट ने राहुल रॉय को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। यानी जिस राहुल को महेश भट्ट ने ही स्टार बनाया था, उसी राहुल को महेश भट्ट ने वापस कंगाल भी बना दिया। महेश भट्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए राहुल रॉय को फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह बाहर करवा दिया। जब राहुल रॉय पूरी तरह बर्बाद और फ्लॉप हो गया, तो अपने आप ही पूजा भट्ट और राहुल रॉय का ब्रेकअप हो गया, क्योंकि पूजा भट्ट भी इतनी सीधी और लॉयल नहीं थी कि राहुल रॉय के बर्बाद हो जाने के बाद भी उसे चाहती रहती। खैर, पूजा भट्ट ने भी राहुल रॉय को छोड़ा और आगे बढ़ गई। इसके बाद पूजा भट्ट की अगली कुछ फिल्में मिथुन चक्रवर्ती के साथ आईं, जिनमें तड़ी पार, नाराज और गुनहगार थीं। इस बार भी वही हुआ जो हर बार होता आया था। पूजा भट्ट मिथुन के भी प्यार में पड़ गई। मिथुन भी पूजा की खूबसूरती पर
फिदा हो गए। जब महेश भट्ट को पूजा और मिथुन के अफेयर के बारे में पता चला तब महेश भट्ट को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इस बार भी महेश भट्ट कोई तगड़ा दांव लगाकर इनका अफेयर खत्म करने की कोशिश करने लगा। महेश भट्ट मिथुन चक्रवर्ती का वैसे तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती का करियर पहले से ही बना बनाया था। मिथुन की फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े लोगों से अच्छी बातचीत थी, इसलिए महेश भट्ट ने पूजा और मिथुन को अलग करने की अलग ही चाल चली। महेश भट्ट ने मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी को मिथुन और पूजा के अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया। इससे हुआ ये कि मिथुन की शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ गया और मिथुन की पत्नी ने इन दोनों का अफेयर पूरी तरह खत्म करवा दिया। इस बार भी महेश भट्ट को एक बड़ी कामयाबी मिली। जब जब पूजा की जिंदगी में किसी मर्द ने दस्तक दी तब तब महेश भट्ट ने पूजा की जिंदगी में एक विलेन का काम किया। दरअसल महेश भट्ट ये चाहता ही नहीं था कि पूजा की जिंदगी में कोई मर्द आए या फिर पूजा का घर बस जाए। पूजा इस बात से बहुत डिस्टर्ब रहती। पूजा की शराब पीने की आदत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। वह इतनी शराब पिया करती थी कि अक्सर पूजा के दोस्त नशे में धुत पूजा को घर छोड़ने आते थे। पूजा भट्ट बेशक शराब की आदी थी, मगर पूजा भट्ट को फिल्मों की कभी कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि वह महेश भट्ट की लाडली यानी अपने पापा की परी थी। इसके बाद पूजा रणवीर शौरी और मनीष मखीजा के साथ भी काफी लंबे समय तक रिलेशन में रही, मगर हर बार की तरह महेश भट्ट ने कोई न कोई तगड़ा दांव लगाकर पूजा का अफेयर खत्म करवा दिया। महेश भट्ट ने खुद तो 2 शादियां की थीं, मगर वह पूजा की एक भी शादी नहीं होने देना चाहता था। पूजा भट्ट आज तक सिंगल है, जिसका कारण महेश भट्ट है। इसके अलावा महेश भट्ट का नाम कई सारी नई एक्ट्रेस के साथ जुड़ा, जिनमें जिया खान, रिया चक्रवर्ती और भी कई सारे नाम शामिल हैं। बेशक महेश भट्ट ने बॉलीवुड को कई शानदार फिल्में दी, मगर ये बात भी सच है कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा गंद भी महेश भट्ट ने ही मचाया था। महेश भट्ट हर उस एक्ट्रेस का गलत फायदा उठाता था जो फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश लेकर मुंबई आया करती थी। महेश भट्ट हर उस बंदे को बर्बाद कर देता था जो उसके रिलेशन के बीच में आता था। सुशांत सिंह राजपूत को बर्बाद करने में भी महेश भट्ट का बहुत बड़ा हाथ था, जिसका कारण रिया चक्रवर्ती थी। दरअसल रिया चक्रवर्ती डबल गेम खेल रही थी। वह एक तरफ सुशांत के साथ कई सालों से रिलेशन में थी और दूसरी तरफ वह महेश भट्ट के साथ भी रिलेशन में थी, और ये बात महेश भट्ट को नागवार गुजरी। महेश भट्ट को लगने लगा कि सुशांत रिया और महेश भट्ट के बीच में आ रहा है, जबकि इसमें सुशांत की दूर दूर तक कोई गलती नहीं थी। सुशांत रिया के साथ काफी सीरियस था और शादी भी करना चाहता था, मगर असल में रिया ही दोनों तरफ का खेल खेल रही थी। रिया की गलती की सजा बेचारे सुशांत को भुगतनी पड़ी। महेश भट्ट सुशांत के पीछे बुरी तरह से पड़ चुका था और उसे किसी भी हाल में बर्बाद कर देना चाहता था। महेश भट्ट की फिल्मी दुनिया में अच्छी खासी जान पहचान थी। उसने सुशांत को बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनियों से बैन करवा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सुशांत के पास बॉलीवुड में कोई काम नहीं बचा और वह डिप्रेशन में चला गया। और इसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। दोस्तों, ये बात सही है कि महेश भट्ट ने कई सारे नए एक्टर्स को फिल्मों में चांस दिया, मगर ये बात भी सही है कि उसी महेश भट्ट ने कई सारे एक्टर्स का करियर बेवजह उजाड़ भी दिया। महेश भट्ट हर उस एक्ट्रेस का फायदा उठाया करता था जो फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती थी। उसकी ठरकपने की आदत से उसकी खुद की बेटी पूजा भट्ट भी न बच सकी। नंबर 2, दोस्तों, आप सभी लोग नाना पाटेकर को तो जानते ही होंगे, मगर क्या आपको ये पता है नाना पाटेकर ने अपने पहले विकलांग बेटे की गला दबाकर बहुत बेरहमी से हत्या कर दी थी। एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा होने के बाद भी आखिर नाना पाटेकर को घर घर जाकर दीवारों पर पोस्टर लगाने का काम क्यों करना पड़ा, और क्यों प्रेम विवाह करने के कुछ ही सालों बाद ही नाना पाटेकर का तलाक हो गया, और क्यों मुनमुन दत्ता ने नाना पाटेकर के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि नाना पाटेकर ने शराब के नशे में उनको मारा पीटा और उनका यौन शोषण किया। जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1981 को मुंबई के मराठी परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम दिनकर पाटेकर था और इनका खुद का कपड़ों का एक व्यवसाय था, और मां संजना पाटेकर एक कुशल गृहिणी थी। शायद ही आपको मालूम हो कि नाना पाटेकर का असली नाम नाना पाटेकर नहीं बल्कि विश्वनाथ पाटेकर था। नाना पाटेकर अपने सभी भाई बहनों में सबसे ज्यादा सांवले थे और इस रंग की वजह से ही उनके मन में हमेशा हीन भावना बनी रहती थी। उन्हें लगता था कि उनके पिता सबसे कम प्यार उन्हीं से करते हैं। नाना पाटेकर के पिता दिनकर पाटेकर को तमाशा देखने का खूब शौक था।
तमाशा महाराष्ट्र की एक लोक नृत्य और नाट्य कला है। जब भी दिनकर पाटेकर तमाशा देखने जाया करते तो अपने बच्चों को साथ ले जाया करते थे। बचपन में भले ही नाना पाटेकर को तमाशे की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन पिता के चेहरे को खुश देखकर उन्हें भी काफी खुशी मिला करती। और यही कारण था कि नाना पाटेकर ने बचपन में ही सोच लिया था कि अपने पिता को खुश रखने के लिए वह जब बड़े हो जाएंगे तो तमाशा ही करेंगे। उन्हें लगता था कि उनके पिता को थिएटर बहुत पसंद है और अगर वह बड़े होकर थिएटर करेंगे तो उनके पिता उन्हें भी काफी पसंद करने लगेंगे। इसी सोच को लिए नाना पाटेकर बड़े हो रहे थे। नाना पाटेकर ने दादर के समर्थ विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। तब तक परिवार में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन जब नाना 13 साल के हुए तो उनके परिवार पर एक भारी संकट आ गया। उनके पिता दिनकर पाटेकर के व्यवसाय में कुछ बहुत गलत हुआ। उनके टेक्सटाइल के बिजनेस में उनके एक कर्मचारी ने उनके भरोसे को जीतकर धोखे से उनका बिजनेस, उनका घर-बार सब कुछ हड़प लिया। अब नाना का परिवार दरबदर हो गया था। उन्हें अपने आलीशान घर को छोड़कर एक चौल में गुजारा करना पड़ा। उनके परिवार में एक वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो पा रहा था। नाना पाटेकर ये सब देखकर सोच चुके थे कि अब पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करना होगा। नाना पाटेकर स्कूल से घर आने के बाद 8 किलोमीटर दूर एक ईंट की भट्ठी के पास जाया करते थे और वहां जाकर अपने कंधे पर परिवार का बोझ लिए यह बच्चा ईंटों की ढुलाई का काम 6 घंटे तक किया करता था। जब कभी थोड़ा समय ज्यादा बच जाया करता था तो सड़कों पर जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग बनाई जाती है उसकी पुताई का काम किया करते थे और अपने परिवार की जीविका की खातिर यह छोटे छोटे हाथ कभी कभार रातों में फिल्मों के पोस्टर दीवारों पर चिपकाने का काम भी किया करते था। वैसे इन सभी कामों में उन्हें सबसे ज्यादा पैसा पोस्टर चिपकाने के लिए ही मिला करता। उन्हें महीने के 5,000 रुपए मिलते थे। पेंटिंग का काम करना उन्हें काफी अच्छा लगता था। धीरे धीरे नाना पाटेकर की स्कूली पढ़ाई पूरी हो गई और फिर उन्होंने अपने ही कमाए पैसों से अपना एडमिशन J.J आर्ट कॉलेज में करवाया और साथ ही साथ अपनी जीविका चलाने की खातिर भी छोटे मोटे काम करते रहे। पढ़ाई पूरी हो गई तो उन्हें पुणे की एक एड एजेंसी में काम भी मिल गया। वहां नाना पाटेकर को 20,000 रुपए मिलते थे। उस दशक में यह रकम काफी बड़ी होती थी, लेकिन पिता के लिए जो सपने इन्होंने देखे थे उसे भी पूरा करना था और एक दिन अपने दिल की सुनते हुए इन्होंने यह नौकरी छोड़ दी। उस समय उन्हें 10,000 रुपए प्रति माह मिल रहे थे। वहीं यहाँ पर शो के लिए 50 रुपए मिला करते और शो भी रोजाना कहाँ होते थे, महीने में 8 शो से ज्यादा नहीं कर पाते थे और नौकरी छोड़ने के इस फैसले के खिलाफ उनका पूरा परिवार आ गया। और इस सब में अगर कोई इनके साथ खड़ा था तो वह थे इनके पिता। थिएटर ज्वाइन करने पर उनके पिता की आंखों में जो उन्हें चमक दिखाई दी थी वह उनके लिए बहुमूल्य थी। थिएटर करते हुए करीब 2 साल बीत चुके थे और नाना पाटेकर अब एक अच्छे अभिनेता के रूप में स्थापित भी हो चुके थे। एक दिन शो खत्म होने के बाद एक आदमी उठकर इनके पास आया और कहा कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। मैं एक डायरेक्टर हूँ और एक फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। क्या उस फिल्म में तुम अभिनय करोगे? नाना पाटेकर ने भी फौरन हामी भर दी। नाना की यह फिल्म थी गमन और यह फिल्म 1979 में रिलीज हुई। हालांकि यह फिल्म उस वक्त फ्लॉप हो गई थी और नाना पाटेकर को भी इससे कोई पहचान नहीं मिली। नाना पाटेकर की इस असफलता ने उन्हें एक बार फिर मुंबई से पुणे आने को मजबूर कर दिया और नाना एक बार फिर पुणे आकर थिएटर में काम करने लगे। लेकिन अब की बार उनकी मुलाकात एक नई आई अभिनेत्री नीला कांति से हुई। नीला कांति नई आई थी। वह पेशे से एक बैंकर थी और थिएटर शौकिया तौर पर किया करती थी। साथ साथ थिएटर करते करते दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और यह दोस्ती ना जाने कब प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। जब नाना पाटेकर ने नीला कांति जी से शादी की थी तब वह ज्यादा कमाती थी क्योंकि वह बैंक में भी नौकरी किया करती थी और साथ ही साथ थिएटर भी। उन दिनों नीला कांति की कमाई करीब 22,200 रुपए हुआ करती थी और नाना पाटेकर को अपने शोज करके वही 1100 या 1200 रुपए मिलते थे। कुल मिलाकर घर में करीब 5,500 रुपए आ जाया करते और यह रकम उस समय काफी बड़ी थी और दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहे थे। एक बार नाना पाटेकर के पिता काफी बीमार हो गए। उस समय नाना पाटेकर थिएटर ही किया करते थे। नाना पाटेकर ने अपने पिता को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन पिता के इलाज में ज्यादा पैसे लगने थे और नाना पाटेकर के स्टेज शो से कमाए पैसों से घर चलाना और साथ ही साथ पिता के इलाज में खर्च करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। पिता की गंभीर बीमारी ठीक करने के लिए नाना पाटेकर ज्यादा से ज्यादा शोज करने में लगे हुए थे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उनके पिता बच न सके। जिस दिन नाना पाटेकर के पिता की मृत्यु हुई उस दिन नाना पाटेकर महासागर नाम का एक शो कर रहे थे। शो के बीच में ही नाना पाटेकर को यह खबर मिली कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन नाना पाटेकर ने शो करना बंद नहीं किया।
बल्कि वह शो को कंटिन्यू करते ही चले गए। थिएटर के दौरान नाना पाटेकर का एक शो काफी ज्यादा मशहूर हुआ था। यह शो उस नाटक की वजह से नहीं बल्कि नाना के रिएक्शन की वजह से ज्यादा मशहूर हुआ था, क्योंकि इस शो में एक दृश्य दिखाया जाना था जिसमें बलात्कार का दृश्य था। इस दृश्य के बाद दर्शकों में से सभी ने ताली बजाना शुरू कर दिया और यह देखने के बाद नाना पाटेकर उस शो को बीच में ही छोड़कर चले गए थे। काफी समझाने बुझाने के बाद नाना वापस तो आए, लेकिन उन्होंने सबसे पहले जो कहा वह सुनकर सभी चौंक गए थे। उन्होंने कहा था कि रेप जैसी सामाजिक बुराई पर तालियां बजाना बेहद शर्मनाक है। भले ही वह एक नाटक क्यों ना हो, लेकिन आपको तालियां नहीं बजानी चाहिए थीं। इस तरह नाना पाटेकर ने अपनी जिंदगी और अपने थिएटर को अपने सिद्धांतों पर जिया। धीरे धीरे थिएटर करते करते फिर से करीब 2 साल का वक्त बीत चुका था। नाना पाटेकर एक शो ही कर रहे थे, लेकिन आज का शो काफी ज्यादा खास था, क्योंकि इस शो को देखने के लिए उस समय की मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल आने वाली थीं। वैसे तो स्मिता पाटिल नाना पाटेकर के साथ गमन फिल्म में काम कर चुकी थीं और वह नाना की एक्टिंग से काफी ज्यादा प्रभावित भी थीं। इस शो को देखने के बाद स्मिता ने नाना पाटेकर से कहा था कि आप जानदार एक्टिंग करते हैं, एक बार फिर फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते। नाना पाटेकर ने मुस्कुराते हुए कहा था कि मुझे कौन देगा फिल्मों में काम, ना तो मेरी आवाज अच्छी है और ना ही मैं खूबसूरत हूँ। इस पर स्मिता जी ने कहा था कि आप एक बार मेरे साथ मुंबई चलिए, मैं आपको फिल्मों में काम दिलाऊंगी। नाना पाटेकर पहले तो ना नुक्कर करते रहे, लेकिन अपने साथियों के खूब समझाने पर उन्होंने आखिरकार हामी भर दी। स्मिता पाटिल डायरेक्टर रवि चोपड़ा के पास नाना पाटेकर को लेकर गईं। रवि चोपड़ा उन दिनों आज की आवाज नाम की एक फिल्म बना रहे थे, जिसमें स्मिता पाटिल भी काम कर रही थी। स्मिता पाटिल ने रवि चोपड़ा से नाना पाटेकर को इस फिल्म में काम देने के लिए गुजारिश की। रवि चोपड़ा ने एक बार नाना पाटेकर को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा कि मैं इन्हें इस फिल्म में एक नकारात्मक किरदार दे सकता हूँ। नाना पाटेकर इस रोल को करने को तैयार नहीं थे, लेकिन स्मिता पाटिल समझदार थी और वह जानती थी कि इस रोल से क्या प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने नाना पाटेकर को समझाया कि आप फिल्मों में काम करके एक बार अपनी एक्टिंग का जलवा तो दिखाइए। नाना पाटेकर मान गए और इस फिल्म में उन्होंने जगमोहन का किरदार निभाया। फिल्म आज की आवाज अच्छी हिट साबित हुई, लेकिन नाना पाटेकर के किरदार को किसी ने भी नोटिस नहीं किया। अब नाना पाटेकर को एक हिट फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री तो मिल गई थी, लेकिन उन्हें जो रोल ऑफर हो रहे थे वह काफी छोटे हुआ करते थे। जैसे नाना पाटेकर ने मोहरे, अंकुश, प्रतिघात जैसी फिल्मों में काम तो किया, लेकिन इससे भी इन्हें पैसे मिल रहे थे, पहचान नहीं। नाना पाटेकर मेहनती तो थे ही। उन्होंने अब यह सोच लिया था कि अपने परिवार को अच्छी कंडीशन में लाने के लिए वो और मेहनत करेंगे। आपको बचपन में टीवी पर आने वाला एक शो तो याद ही होगा, द जंगल बुक, जिसमें जंगल में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा मोगली जंगल में ही पलता बढ़ता है। इस शो में शेर खान के किरदार को नाना पाटेकर ने ही आवाज दी थी। इस कार्टून सीरियल में दी गई आवाज की वजह से नाना पाटेकर का गुजर बसर चल जाता था। तभी नाना पाटेकर को परिंदा फिल्म से एक प्रस्ताव आया। इस फिल्म में इन्होंने लीड विलन का किरदार किया। ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई और इस फिल्म से दर्शक नाना पाटेकर को अच्छी तरह पहचान गए थे। अब नाना पाटेकर ने बॉलीवुड के आसमान में उड़ान भरनी शुरू कर दी थी। इसके बाद इनकी प्रहार फिल्म आई, जिसमें यह एक आर्मी ऑफिसर बने थे। इस रोल के लिए इन्होंने बाकायदा 3 साल की ट्रेनिंग ली थी और प्रहार भी एक बड़ी हिट साबित हुई। इन तमाम खुशियों के बीच एक और खुशी आई। इनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, पर जब नाना पाटेकर अपने बेटे को देखने अस्पताल पहुंचे तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चेहरा देखते ही नाना की रंगत उड़ गई, क्योंकि उसके दोनों होंठ कटे हुए थे और वह दूसरे बच्चों से एकदम अलग लग रहा था। कहते हैं कि नाना पाटेकर को उसके इस रूप से चिढ़ थी और नाना हमेशा उदास रहने लगे थे। उनकी पत्नी नीला कांति भी इस बात को समझ रही थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। बेटा जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, उसका रूप और बिगड़ता ही जा रहा था और नाना पाटेकर की चिंता भी साथ साथ बढ़ती ही जा रही थी। वह सोचते कि अगर अभी मेरा बेटा ऐसा लग रहा है तो और बड़ा होने पर वह कितना भद्दा लगेगा। नाना पाटेकर कभी अपने बेटे को गोद में भी नहीं लिया करते थे और उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे। बेटे की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती ही जा रही थीं और 2 साल होते होते बेटे की मृत्यु हो गई। उस दौरान मीडिया में यह खबरें आईं कि नाना अपने बेटे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को जहर दे दिया, पर यह सच्चाई नहीं थी। सगे संबंधी बताते हैं कि एक दिन अचानक नाना पाटेकर की पत्नी को कोई काम पड़ गया। अपने बच्चे को वह घर पर सोता छोड़कर बाहर चली गईं और उन्होंने सोचा कि नाना घर पर हैं, जब तक मैं वापस आऊंगी तब तक वह अपने बच्चे को देख लेंगे। पर थोड़ी देर बाद अचानक उनका बच्चा नींद से जग गया और जोर जोर से रोने लगा।
नाना उसी कमरे में थे, लेकिन वह दूसरी तरफ मुंह करके किताब पढ़ रहे थे ताकि उन्हें अपने बच्चे का चेहरा ना देखना पड़े। लेकिन वह नन्हा बच्चा चुप होने का नाम ही ना ले रहा था। ऐसे में नाना ने उसकी तरफ मुंह कर ही लिया। बच्चा इतना ज्यादा रो रहा था कि उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। नाना पाटेकर को अपनी ओर देखते हुए देख बच्चे ने अपनी बाहें फैला दी, जैसे वह नाना को अपनी ओर बुला रहा हो। यह दृश्य काफी करुणामय था और उस बच्चे ने अपने पिता की सोई भावना को जगा दिया। बाहें फैलाए अपने बेटे को रोता हुआ वह देख ना सके और फौरन उसे अपनी गोद में ले लिया। बच्चे को थपथपा कर वह चुप कराने लगे। बेटे के प्रति जो नफरत थी शायद वह आज कम हो गई थी और अब तो ऐसा हो गया था कि नाना पाटेकर दिन दिन भर अपने बेटे को प्यार करते रहते और बेटे के प्यार में नाना पाटेकर कभी कभार इतना खो जाया करते कि वह 2-2, 4-4 दिन तक शूटिंग पर जाना ही भूल जाते और बेटा भी अपने पिता के साथ काफी खुश रहा करता। पर यह खुशियां ज्यादा दिन न टिक सकीं, क्योंकि कुछ दिनों बाद उनके बेटे की तबीयत अचानक बहुत खराब रहने लगी। नाना पाटेकर अपने बेटे को गले लगाए उसकी जान बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करने लगे, पर डॉक्टर के आश्वासन से इस बात का पता लग गया था कि उनका बेटा अब ज्यादा दिन तक इस दुनिया का मेहमान नहीं रहेगा। और ऐसा ही हुआ। बेटे का कुछ दिनों बाद निधन हो गया। बेटे की मौत के बाद नाना बुरी तरह से टूट गए थे। उनकी पत्नी नीला कांति बताती हैं कि बेटे की मौत के बाद नाना अपने आप को हमेशा कोसते रहते। उन्हें लगता था कि समय रहते उन्होंने अपने बेटे की कद्र नहीं की और इसीलिए ऊपर वाले ने उनके बेटे को उनसे छीन लिया। बेटे की मौत के बाद नाना इतने गुमसुम और उदास रहने लगे कि उनके परिवार वालों को भी उन पर तरस आ गया और शायद ऊपर वाले को भी। कुछ दिनों बाद उनके घर फिर से खुशियां लौटी जब पत्नी नीला कांति ने एक दूसरे बेटे को जन्म दिया। नाना पाटेकर ने अपने दूसरे बेटे का नाम मल्हार पाटेकर रखा। इन खुशियों के साथ साथ नाना पाटेकर का फिल्मी करियर भी उड़ान पर था। वैसे नाना पाटेकर का नाम आते ही सबसे पहले जो फिल्म याद आती है वह है तिरंगा। यह फिल्म 1993 में रिलीज हुई थी। डायरेक्टर मेहुल कुमार जब नाना पाटेकर के पास इस फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर गए तो नाना पाटेकर ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। नाना पाटेकर ने यह कहकर मना किया था कि मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता। बहुत समझाने पर वह मान तो गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि इस फिल्म में उनके साथ काम करने वाले एक्टर राजकुमार उनके काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तब फिल्म के डायरेक्टर मेहुल कुमार ने नाना पाटेकर को समझाया और कहा कि मैं उनके साथ 2 फिल्में कर चुका हूं। राजकुमार के बारे में यह मनगढ़ंत कहानियां हैं। वह किसी के काम में भी इंटरफेयर नहीं करते। फिल्म की शूटिंग के दौरान यह जरूर था कि दोनों अपना अपना शॉट देने के बाद एक दूसरे से दूर बैठ जाया करते और एक दूसरे से बातें नहीं किया करते। दोनों को तिरंगा फिल्म में पीले पीले ओ मोरे जानी गाने में एक साथ डांस करना था। तब नाना ने यह डांस करने से मना कर दिया और कहा कि पुलिस के रोल में डांस करना, ठुमका लगाना अच्छा नहीं लगेगा। दर्शक इस सीन को देखकर क्या कहेंगे। तब मेहुल कुमार ने समझाया था कि यह कोई रोमांटिक सॉन्ग नहीं है, यह एक मस्ती भरा गाना है। हालांकि इस गाने की शूटिंग के बाद राजकुमार और नाना पाटेकर में अच्छी दोस्ती हो गई थी। इधर तिरंगा फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई तो इसके बाद नाना पाटेकर को क्रांति फिल्म मिल गई। इधर क्रांतिवीर फिल्म की शूटिंग शुरू होती, इससे पहले ही मुंबई में उस दौरान दंगे शुरू हो गए। शूटिंग तो छोड़िए, नाना पाटेकर को खुद को अपने ही घर में बंद करना पड़ा। नाना पाटेकर काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि वह मन ही मन क्रांतिवीर फिल्म की पूरी तैयारी कर चुके थे। लेकिन कई दिनों तक अपने आप को अपने घर में बंद रखने के बाद नाना पाटेकर झुंझलाहट में अपने घर से अपनी जीप लेकर बाहर निकल गए, लोगों के बीच शांति की अपील करने। शायद क्रांतिवीर फिल्म का यह अभिनेता पहले ही अपनी फिल्म की शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। इधर दंगे खत्म हुए और उधर क्रांतिवीर फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। जब क्रांतिवीर फिल्म रिलीज हुई तो यह बहुत बड़ी हिट साबित हुई और नाना पाटेकर अब अपने आप को एक बहुत बड़े अभिनेता के रूप में साबित कर चुके थे। अब नाना पाटेकर के पास डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स खुद चलकर आया करते। इसी दौरान नाना पाटेकर खामोशी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इसी फिल्म के साथ साथ इनकी एक और फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसका नाम था अग्निसाक्षी। इन दोनों ही फिल्मों में एक बात जो कॉमन थी वो थी इस फिल्म की हीरोइन। दोनों ही फिल्मों में इनके साथ मनीषा कोइराला काम कर रही थी। जहां एक तरफ मनीषा कोइराला अग्निसाक्षी फिल्म में इनकी पत्नी का किरदार निभा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ खामोशी फिल्म में मनीषा कोइराला नाना पाटेकर की बेटी का किरदार निभा रही थी। दो फिल्मों की शूटिंग की वजह से मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर का समय
एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा गुजरने लगा और इस वजह से मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ चुकी थीं कि वह अपनी निजी जिंदगी को भी भूल चुके थे। और तो और नाना पाटेकर अब कई कई दिनों तक अपने घर भी नहीं जाया करते थे और इसी वजह से नाना पाटेकर और उनकी पत्नी के बीच मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। हालांकि दोनों में कभी तलाक नहीं हुआ, लेकिन यह दोनों एक दूसरे से अलग जरूर रहने लगे थे। इधर नाना पाटेकर मनीषा कोइराला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। नाना ने खुद एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि वह मनीषा से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। इसी दौरान नाना पाटेकर की साल 1999 में कोहराम फिल्म आई और इस फिल्म में इनकी अभिनेत्री बनी आयशा जुल्का। फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर आयशा जुल्का के भी काफी करीब हो गए थे। मनीषा कोइराला को यह सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि नाना पाटेकर उन दिनों मनीषा कोइराला को समय नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में एक दिन मनीषा कोइराला नाना पाटेकर को बिना बताए उनकी शूटिंग लोकेशन पर विजिट करने पहुंच गईं। उस दिन मनीषा कोइराला ने नाना पाटेकर और आयशा जुल्का को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और यही वह दिन था जिस दिन मनीषा कोइराला ने नाना के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। नाना पाटेकर के जीवन से जुड़े इन किस्सों में साल 2007 का एक प्रकरण काफी सुर्खियों में आया। इस घटना के बाद नाना पाटेकर जी का एक और रूप देखने को मिला। जब नाना पाटेकर साल 2008 में हॉर्नो के प्लीज फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता का एक आइटम डांस शूट होना था और इसी शूट के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। नाना पाटेकर पर तनुश्री दत्ता ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। तनुश्री दत्ता का कहना था कि जिस दिन उनके इस गाने की शूटिंग हो रही थी उस दिन नाना पाटेकर का उसमें कोई सीन नहीं था, लेकिन फिर भी नाना उस दिन सेट पर पहुंचे और कुछ ऐसी हरकतें करने लगे जिससे तनुश्री दत्ता खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रही थी। जब तनुश्री ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो पूरी की पूरी फिल्म की टीम नाना पाटेकर की सपोर्ट में खड़ी हो गई और इस घटना के बाद पूरा का पूरा बॉलीवुड दो भागों में बंट गया था। ज्यादातर लोग नाना पाटेकर के सपोर्ट में खड़े हो गए थे, क्योंकि इससे पहले नाना पाटेकर के लव अफेयर्स के बारे में तो लोगों ने सुना था, लेकिन ऐसी घटना के बारे में पहले किसी ने कभी नहीं सुना था। इसके कुछ समय बाद ही तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड से दूरी बना ली।